चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फुल पिच कॉइल क्या होती है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि फुल पिच कॉइल हम उसे बोलते हैं जब एक पोल पिच के बराबर एक कॉइल स्पान हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पोल पिच या फुल पिच कॉइल। करेक्ट, वो होती है हमारी फुल पिच कॉइल। अब हम देखते हैं शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है। तो शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है, अब यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिए। अगर हमने इस कॉइल साइड 2 को, ये जो कॉइल साइड 2 आपको दिख रही है, इसे उठा के छठवें स्लॉट से हमने पांचवें स्लॉट में रख दिया, तो इस तरह की कॉइल को हम बोलते हैं शॉर्ट पिच्ड कॉइल। क्यों शॉर्ट पिच कॉइल बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि दो कॉइल साइड के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं? कॉइल स्पान। तो अब कॉइल साइड 2 ये नहीं है, अब कॉइल साइड 2 ये है। अब ये है हमारी कॉइल साइड 2, क्योंकि हमने कॉइल साइड 2 को छठे स्लॉट से उठा के पांचवें स्लॉट में रख दिया है। तो अब मुझे बताइए, क्या पोल पिच, अब जो पोल पिच है क्या वो कॉइल स्पान के बराबर है? अब दो कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉइल स्पान। तो इसे देख के मुझे बताइए कि क्या अब जो पोल पिच है वो कॉइल स्पान के बराबर है? नहीं है। कॉइल स्पान इज लेस देन वन पोल पिच। वन पोल पिच क्या है हमारी? ये है, इतनी दूरी है वन पोल पिच की। बट जो कॉइल स्पान है अब क्या हो गया? कम हो गया। तो नाउ कॉइल स्पान coil span is less than one pole pitch, राइट। ऐसी कॉइल्स को क्या बोला जाता है? शॉर्ट पिच्ड कॉइल। इसे बोला जाता है शॉर्ट पिच्ड कॉइल। फुल पिच कॉइल देखना हो तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हो, वो छोटा सा ही वीडियो है। मैंने उसको लाइव हटा दिया था, रिकॉर्डेड ही अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे नहीं थे, राइट। तो फुल पिच कॉइल वहां पे मैंने बताया था ये होती है शॉर्ट पिच कॉइल। अब यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अब ये जो स्लॉट्स आप देख रहे हो ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। मैंने इसको, हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए हॉरिजॉन्टली रख देते हैं ताकि हम अच्छे से इसे समझ सकें। तो अब कॉइल साइड 2 जब पहले छठे स्लॉट में थी, बाद में हमने उस उठा के पांचवें स्लॉट में रख दिया। तो हमने माना कि ये जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस हमने मूव किया है कॉइल साइड 2 को, वो है अल्फा, राइट। तो अल्फा एंगल से कॉइल साइड 2 को हमने मूव किया, तो ये अल्फा क्या होता है? शॉर्ट पिच एंगल। शॉर्ट पिच्ड एंगल, करेक्ट। अल्फा को अब बोला जाता है शॉर्ट पिच्ड एंगल। अब एक चीज और मुझे बताइएगा कि अब जो कॉइल है हमारी वो छठे स्लॉट में नहीं है, पांचवें स्लॉट में है। मतलब अल्फा डिग्री से जो कॉइल है वो मूव कर गई है। तो क्या जो ईएमएफ है वो भी अल्फा डिग्री से मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। जो ईएमएफ है वो अल्फा डिग्री से अब क्या कर जाएगा? लैग कर जाएगा। जैसे पहले हमने जो कॉइल है उसे कहां पे लगाया था? इस तरह से। मान लीजिए ये पहला स्लॉट है, ये छठा स्लॉट है। अब हमने क्या कर दिया, कॉइल को पहले और पांचवें स्लॉट में लगा दिया। पांचवें स्लॉट, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? अल्फा, जिसे हम शॉर्ट पिच एंगल बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, रोटर ऐसे घूम रहा है, रोटर ऐसे घूम रहा है, तो क्या रोटर की वजह से, जो फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें भी अल्फा डिग्री का लैग आएगा? बिल्कुल आएगा। तो चलिए इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए पहले जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो था E1, राइट। शॉर्ट पिचिंग के बाद जो लैगिंग हुआ है अल्फा डिग्री का ईएमएफ में,
इसे E1 की जगह E मानते हैं। तो अब दूसरे स्लॉट में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अल्फा डिग्री से लैग कर रहा है। पहले दोनों सेम फेज में थे। अर्लियर लिख लीजिएगा, अर्लियर जो ईएमएफ था पहली क्वाइल साइड का, और ये है ईएमएफ दूसरी क्वाइल साइड का, ये है ई, ये है ई, दोनों सेम फेज में थे। तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या था? ई प्लस ई। मतलब हमें पहले जो ईएमएफ मिल रहा था वो मिल रहा था 2E फॉर फुल पिच्ड कॉइल। फॉर फुल पिच्ड कॉइल। अब क्या हो रहा है, हमने कॉइल को छठे स्लॉट से उठा के एक साइड को पांचवें स्लॉट में रख दिया, तो जिससे हमें अल्फा डिग्री का लैग मिल रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा अब क्या बनेगा? ये हो जाएगा ई रिजल्टेंट। तो क्या अब ई रिजल्टेंट को हम लिख सकते हैं ई प्लस ई इज इक्वल टू 2E? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अलजेब्रिक सम है। ये जो 2E हमें मिला है ये अलजेब्रिक सम है, और अलजेब्रिक सम क्या होता है? जब दोनों ईएमएफ या दो क्वांटिटीज के बीच में एंगल नहीं बन रहा हो या दोनों क्वांटिटीज सेम फेज में हो तब हम अलजेब्रिक सम निकालते हैं। अगर दो क्वांटिटीज के बीच में एंगल आ गया तो हम क्या निकालते हैं? वेक्टर सम। तो यहाँ से हमें इस रिजल्टेंट ईएमएफ का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा बाय पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये ईएमएफ का स्क्वायर, दूसरे ईएमएफ का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ ईएमएफ दैट इज अल्फा। तो ये रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगा शॉर्ट पिचिंग के बाद। तो अब ध्यान दीजिएगा, ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस अल्फा। तो ये भी 2E स्क्वायर है, ये भी 2E स्क्वायर है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो 2E स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, हमें क्या बच रहा है? 1 प्लस कॉस अल्फा। करेक्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करने की हम करते हैं कोशिश। तो ई रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? 2E स्क्वायर 1 प्लस कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिल रहा है? ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये है 2E स्क्वायर, यहाँ पे दो 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4। तो यह आ जाएगा 4E स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो सिंपल ई रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा? 2E कॉस अल्फा बाई 2। करेक्ट। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू शॉर्ट पिचिंग। ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू शॉर्ट पिचिंग। आप देख सकते हो शॉर्ट पिचिंग की वजह से जो ईएमएफ है उसमें अल्फा का टर्म आ रहा है, बट फुल पिचिंग के टर्म टाइम पे जो रिजल्टेंट ईएमएफ था वो क्या था? 2E, क्योंकि दोनों फेज में थे। शॉर्ट पिचिंग की वजह से हमें अल्फा डिग्री का एंगल मिल रहा है। ये अल्फा डिग्री आप देख सकते हो, छठे से हमने जब उठा के पांचवें में रखा तो अल्फा डिग्री का लैग हुआ।
तो अल्फा है शॉर्ट पिच एंगल, तो शॉर्ट पिचिंग की वजह से अल्फा का टर्म हमें मिल रहा है। तो आप क्या मुझे देख के बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा ईएमएफ ज्यादा होगा? ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग फुल पिच्ड कॉइल, राइट। तो आप देख के बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा ईएमएफ ज्यादा होगा, फुल पिचिंग के दौरान का ईएमएफ या शॉर्ट पिचिंग के दौरान का ईएमएफ। तो ऑब्वियसली जो फुल पिच कॉइल का ईएमएफ है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो 2e है। अब आप मुझे बताइए कॉस अल्फा बाई 2, या जो कॉस की वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जो आपको कभी मिलने वाली नहीं है। मतलब कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम होगी। तो ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है ये 2e से क्या हो जाएगा, कम। तो एक चीज याद रखिएगा, जब हम कॉइल को शॉर्ट पिच करते हैं तो जो ईएमएफ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम कॉइल को शॉर्ट पिच करते हैं हमें एक फैक्टर मिलता है जिसे हम बोलते हैं पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। पिच फैक्टर, जिसे कॉइल स्पैन फैक्टर भी बोलते हैं, क्वेश्चन में आपसे किसी भी टर्म में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है पिच फैक्टर बताइए या कॉइल स्पैन फैक्टर बताइए या कॉर्डिंग फैक्टर बताइए। जिसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं केपी से। तो केपी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है निकालने को। तो केपी कैसे निकालेंगे? पिच फैक्टर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ अपॉन एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम मतलब दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, वेक्टर सम मतलब जिसमें एंगल का टर्म आ रहा हो। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा वेक्टर सम है, कौन सा एल्जेब्रिक सम है। तो ये जो ईएमएफ हमें मिला है फुल पिच के दौरान, ये एल्जेब्रिक सम है, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, कोई एंगल का टर्म नहीं है। ये वेक्टर सम कहलाता है। वेक्टर सम क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें एंगल का टर्म आ रहा है अल्फा शॉर्ट पिचिंग की वजह से, और अल्फा को हम बोल रहे हैं शॉर्ट पिच एंगल। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों वैल्यू हमारे पास है, एल्जेब्रिक सम भी है और वेक्टर सम भी है। तो Kp इज इक्वल टू, वेक्टर सम हमने क्या निकाला है, 2e cos अल्फा बाई 2, एल्जेब्रिक सम क्या था, 2e, दोनों एक साथ ऐड हो चुके थे। तो 2e से 2e कैंसिल आउट हो गया। हमें पिच फैक्टर क्या मिला, पिच फैक्टर होता है cos अल्फा बाई 2। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है निकालने को। तो अब जो भी आपका एक्चुअल ईएमएफ आएगा, राइट, जो भी आपका एक्चुअल ईएमएफ आएगा उसमें आप पिच फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे अगर आप शॉर्ट पिचिंग कर रहे हो तो जैसे मान लीजिए फॉर फुल पिच कॉइल, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। फॉर फुल पिच हमारा ईएमएफ क्या था, याद करिए। ईएमएफ था 4.44 एफ फाई एन फेज, ये हमारा ईएमएफ था फुल पिच के दौरान। बट अगर हमने शॉर्ट पिच कर दिया, शॉर्ट पिचिंग कर दिया, फॉर शॉर्ट पिच, क्वाइट, अब जो हमें ईएमएफ मिलेगा 4.44 एफ फाई नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस केपी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा केपी। ये आपका फाइनल ईएमएफ है, अगर आपको ईएमएफ निकालने के लिए आता है। तो इसका नोट्स देख के आप बना लीजिएगा, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होंगी, राइट।
शॉर्ट पिचिंग की वजह से हम ईएमएफ को भी एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि इंड्यूस होगा हार्मोनिक्स की वजह से। तो हेडिंग डालिएगा एलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक। एलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक। nth हार्मोनिक को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो अब देखिएगा, फंडामेंटल के लिए हमने पिच फैक्टर कितना निकाला था? कॉस अल्फा बाई 2, करेक्ट। तो फॉर nth हार्मोनिक, ये है फॉर फंडामेंटल। फॉर nth हार्मोनिक kpn क्या हो जाएगा? कॉस n अल्फा अपॉन 2 फॉर nth हार्मोनिक। तो हम क्या चाहते हैं कि हार्मोनिक की वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस ना हो, यही हम चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हार्मोनिक की वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस ना हो, और हम जानते हैं ईएमएफ इक्वेशन में ये केपी पिच फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम इसी को जीरो कर दें, केपीएन को ही हम जीरो कर दें, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पिच फैक्टर को हम हमेशा ईएमएफ इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मैंने अभी आपको बताया। तो केपीएन को अगर हमने जीरो कर दिया तो केपीएन की वैल्यू है कॉस एन अल्फा बाई 2। तो कॉस एन अल्फा अपॉन 2 भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो कॉस एन अल्फा अपॉन 2 जीरो, मतलब एन अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो। कॉस इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा? 90। तो एन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो एन अल्फा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 बाई एन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अगर आपको नाइन्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो एन की वैल्यू 9 रख दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू 180। अगर हमें नाइन्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो एन हो जाएगा हमारा 9, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर, सिंपल है। अगर आपको नाइन्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो अल्फा हो जाएगा 20 डिग्री। चलिए, अब एक चीज और नोटिस आपने किया होगा, यहाँ पे हम हमेशा क्वाइल स्पान को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बीटा से। क्वाइल स्पान होता है बीटा, और जो शॉर्ट पिचिंग एंगल है वो है अल्फा। मतलब ये पूरा का पूरा जो टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा? इतना है बीटा, प्लस ये है अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और वन पोल पिच, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? वन पोल पिच के बराबर, चेक करिए। और वन पोल पिच मैंने ऊपर प्रीवियस वीडियो में आपको कितना बताया था? ये होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। चेक, अल्फा हमें पता है कितना? 180 बाई एन। हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे याद रखिएगा, भूलना नहीं है अपने को, अल्फा क्या है? शॉर्ट पिचिंग एंगल। बीटा क्या है? क्वाइल स्पान। मैं लिख देता हूँ एक बार, अच्छे से पढ़ते चलिए, बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए, राइट। मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा सिंक्रोनस में। अल्फा है शॉर्ट पिचिंग एंगल या शॉर्ट पिच्ड एंगल। बीटा क्या है? क्वाइल स्पान। देखिए, आसान कुछ भी नहीं होता, पढ़ना आपको पड़ेगा। क्वाइल स्पान, हमें पता है कि अगर हमें nth हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 180 बाई एन। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो हमें बीटा क्या मिलेगा? 180 माइनस अल्फा। अल्फा हम जानते हैं 180 बाई एन। तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 180 बाई एन।
तो यहाँ से 180 कॉमन आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 1/n, या बीटा इज इक्वल टू 180 n माइनस 1/n। तो अगर हमें nth हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो जो कॉइल स्पान है वो इतना होना चाहिए। तो अभी तक का हमारा कंक्लूजन क्या मिला वो हम लिख लेते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, मैं अभी आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या मिला, इफ वी वांट टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक, अगर हमें nth हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 180/n और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए 180 n माइनस n/n। आई होप ये आपको अब क्लियर होगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। बीटा है, अल्फा है शॉर्ट पिच एंगल, और बीटा है क्वाइल स्पान। चलिए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वाइल स्पान की वैल्यू बताइए अगर आपको फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें nth हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो क्वाइल स्पान क्या होता है बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 180 n माइनस 1/n। यहाँ पे n क्या है 5, क्योंकि हमें 5 फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है। बीटा क्या हो जाएगा 180 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो बीटा हमें मिल जाएगा 180 इंटू 4/5। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि जो क्वाइल स्पान है अल्टरनेटर का वो दिया गया है आपको 160 डिग्री। तो अगर क्वाइल स्पान 160 डिग्री है तो कौन सा हार्मोनिक एब्सेंट होगा, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। पहले आपको हार्मोनिक दिया था, आपसे क्वाइल स्पान पूछा जा रहा था, अब आपको क्वाइल स्पान दिया गया है, हार्मोनिक पूछा जा रहा है। तो इसको सिंपली कैसे हम निकालेंगे, इसको सिंपल मेथड में आपको बताता हूँ। हमें बीटा दिया गया है, बीटा ही क्वाइल स्पान होता है, राइट, 160 डिग्री। हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस बीटा, बीटा है 160 डिग्री, तो अल्फा आ जाएगा 20 डिग्री। तो हम अगर nth हार्मोनिक हमें एलिमिनेट करना है तो क्या अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 180/n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 180/अल्फा, n इज इक्वल टू 180/अल्फा, 20 है तो ये आ जाएगा 9। मतलब हम 9th हार्मोनिक को एलिमिनेट कर पाएंगे अगर बीटा की वैल्यू 160 है। 9th हार्मोनिक will be eliminated, राइट। चलिए अब इससे थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेवल हमने जंप किया है क्वेश्चंस की टफनेस पे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर एक अल्टरनेटर है 3 फेज 2 पोल 18 स्लॉट्स का, जिसका क्वाइल स्पान है 6 स्लॉट। अब यहाँ पे क्वाइल स्पान तो आपको एंगल में दिया नहीं गया है, मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वाइल स्पान है उसे 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो स्लॉट्स के फॉर्म में, या तो एंगल के फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिकल चाहे मैकेनिकल। तो यहाँ पे हमें स्लॉट्स के फॉर्म में दिया गया है 6 स्लॉट। हमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, पिच फैक्टर निकालिए। पिच फैक्टर मैंने अभी आपको बताया है क्या होता है, Kp इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन, हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें बीटा पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 180 डिग्री। तो अल्फा
हम निकाल सकते हैं अगर हमें बीटा पता हो, बट बीटा हमें स्लॉट्स में पता है, 6 स्लॉट्स। बीटा को हमें एंगल के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो अगर एक स्लॉट कितना एंगल बना रहा है वो हम निकाल लें, तो 6 स्लॉट कितना एंगल बनाएंगे वो हमारा बीटा हो जाएगा। बीटा अगर निकल गया तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल गया तो पिच फैक्टर निकल जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हमारा पूरा का पूरा एम क्या होना चाहिए कि एक स्लॉट कितना एंगल बना रहा है, स्लॉट्स पर पोल। ये रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, गामा से। ये मैंने आपको बताया है, ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या डिराइव कराया था, स्लॉट मेड बाय वन एंगल पोल इंटू 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स। ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रिकल डिग्री में हमें रखना होता है। एंगल मेड बाय वन स्लॉट, वैल्यू पुट कर दीजिए, सब कुछ हमें दिया गया है। अल्फा पोल्स हमें दिए गए हैं 2, 180, स्लॉट्स हमें कितने दिए गए हैं 18, तो ये 10, ये आ जाएगा 20 डिग्री। एक स्लॉट 20 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब मुझे बताइए 6 स्लॉट कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 6 इंटू 20, 120। मतलब बीटा हमें मिल चुका है 120 डिग्री। बीटा क्या है, कॉइल स्पान हमें मिल चुका है 120 डिग्री। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 होता है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा, दैट इज 180 माइनस 120, दैट इज 60। तो अल्फा हमें मिल चुका है दोस्तों 60 डिग्री। तो cos अल्फा बाई 2 मतलब cos 60 बाई 2 दैट इज cos 30, और हमें मिल जाएगा रूट 3 बाई 2, 0.866। ये हो जाएगा आपका केपी। तो केपी हो जाएगा 0.866। यही आपसे पूछा जा रहा था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं आपको बहुत करवाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा जो मैंने बताया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। कैसे, चलिए देखते हैं। एक 3 फेज का अल्टरनेटर है जिसका पोल पिच हमें दिया गया है 18 स्लॉट्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो पोल पिच है हमें दिया गया है 18 स्लॉट्स। बोला जा रहा है वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच्ड बाय 60 डिग्री। शॉर्ट पिचिंग हमने जो करी है वो 60 डिग्री से करी है। तो मैंने बताया था शॉर्ट पिच एंगल क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा दिया गया है हमें 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कॉइल स्पान, दैट इज बीटा हमसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालिएगा इसे आप, पोल पिच हमें दिया गया है 18 स्लॉट्स, राइट। तो एक पोल पिच मैंने आपको बताया था कितना होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो वन पोल पिच ये है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 18 स्लॉट्स। तो इसको कैंसिल आउट करिए, ये मिल गया 10 डिग्री। मतलब वन स्लॉट इज इक्वल टू 10 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एक स्लॉट 10 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। अल्फा है 60 डिग्री, यानी शॉर्ट पिचिंग एंगल है 60 डिग्री। तो क्या आप बता सकते हो कि हमने शॉर्ट पिचिंग कितने स्लॉट से करी है, टोटल स्लॉट्स कितने होंगे जो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर एक स्लॉट 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो नंबर ऑफ शॉर्ट पिच्ड स्लॉट, याद करें हमने शॉर्ट पिचिंग के दौरान क्या किया था, कॉइल साइड 2 को छठे स्लॉट से उठा के 5वें स्लॉट में रख दिया था। तो वहां पे शॉर्ट पिचिंग स्लॉट थे एक, यहाँ पे हमें एक स्लॉट 10 डिग्री का एंगल बना के दे रहा है, और हम टोटल शॉर्ट पिचिंग कर रहे हैं 60 डिग्री से। तो टोटल स्लॉट कितने शॉर्ट पिच हो रहे हैं, 60 डिवाइडेड बाई 10, 6 स्लॉट। मतलब अल्फा हमने स्लॉट्स के फॉर्म में निकाल लिया, अल्फा हमें मिल गया टोटल 6 स्लॉट्स। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पोल पिच। वन पोल पिच इलेक्ट्रिकल दैट इज 180 डिग्री, बट यहाँ पे स्लॉट्स के फॉर्म में हमें दिया गया है। वन पोल पिच हमें टोटल दिया गया है 18 स्लॉट्स। तो यहाँ पे 180 ना देके इसने 18 स्लॉट्स दिया है।
तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 स्लॉट्स माइनस अल्फा कितने स्लॉट्स थे, 6 स्लॉट्स, तो हमें बीटा मिल गया 12 स्लॉट्स, 12 स्लॉट्स। तो स्लॉट्स के फॉर्म में हमने निकाल लिया बीटा, बीटा ही हमें चाहिए था। तो बीटा तो अभी स्लॉट्स के फॉर्म में निकला है, बट क्या हम इसे एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हैं? यस, एक स्लॉट 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 12 स्लॉट कितने का एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री। तो कॉइल स्पान हमें मिल चुका है 120 डिग्री। प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आसान है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। दो तरह की वाइंडिंग मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट पिच, एक थी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पे आएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।